Assalamualaikum students, hope so you will be fine. So our next lecture, which is probably second lecture of chapter 17, scope and importance of biotechnology. So it is also a long question, very important long question, repeatedly asked question. So what is the scope and importance of biotechnology? In recent years, biotechnology is growing as a separate science. पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में तो खैर इसको मोर देन 70 ईयर्स हो गए, बट पाकिस्तान में भी मोर देन 20 और 25 ईयर्स हो गए इसको एज अ सेपरेट फील्ड जो है वो हम डिस्कस भी कर रहे हैं, इस पर रिसर्च भी हो रही है, बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है पाकिस्तान में और बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इसके ऊपर. द फॉलोइंग आर, बाकी आप इसमें छोड़ दे, द फॉलोइंग आर सम एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. एक्चुअली लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसमें फिर ये आपको देखें, अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरह कर लें, 3 पॉइंट है, तीनों डिस्कस करने होते हैं. मैंने इन सब के पॉइंट्स बना दिए हैं, तो अब आपके ऊपर है कि 4 नंबर के क्वेश्चन को आपने किस तरह अटैम्प्ट करना है. 3 पॉइंट, 2 पॉइंट आप हर एक में से डिस्कस करके इसको डिस्कस कर सकते हैं. बट अगर कोई स्पेसिफिकली कोई फील्ड पूछ लेता है तो फिर उसको आपने देख लेना किस तरह करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. पॉइंट नंबर 1 इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी सिंथेसाइज इंसुलिन. आप सबको पता है इंसुलिन किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है. प्रोटीन है हमारी बॉडी में, हमारा पैंक्रियाज प्रोड्यूस करता है टू मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल. अगर नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो फिर हम बाहर से जो है वो इंसुलिन लेते हैं. पहले ये इंसुलिन जो है वो घोड़ों, गधों और खच्चर यानी कि हॉर्स, डंकीज़ और म्यूल्स के ब्लड में से ली जाती थी. वो ह्यूमन जो बॉडी से मैच करती थी और लग भी जाती थी. फिर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, चूँकि कोल्ड ड्रिंक्स और इस तरह की चीज़ें जो कार्बोहाइड्रेट शुगरी मटेरियल जो है वो हमने हमारी लाइफ में जो है इंट्रोड्यूस हो गया, तो वो डायबिटिक का प्रॉब्लम भी बढ़ गया, यानी कि शुगर की बीमारी. तो उसकी मिकदार को और प्राइस को मैनेज करने के लिए फिर हम इस तरीके की तरफ आए. तो हमने क्या किया, ये आपने पढ़ा हुआ है कि हम क्या करते हैं कि जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि ह्यूमन है, ह्यूमन में से हम इंसुलिन का जो जीन है वो हम रिमूव कर लेते हैं. ठीक है, उसको रिमूव करके हम, ठीक है, ह्यूमन में से नहीं निकालते, हम ह्यूमन की बॉडी का कोई भी सेल ले लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली पेंक्रियाज सेल लेते हैं, लेकिन कहीं से हर सेल के अंदर हर जीन मौजूद होता है ना. तो सेल लेके तो हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ये हमने लास्ट टाइम पढ़े थे ना, टॉपिक पढ़ा था हमने बाकायदा, कि डीएनए को कट करने वाले एंजाइम, डीएनए को सिंथेसाइज करने वाले एंजाइम. तो उसको हम यूटिलाइज करके क्या करते हैं कि ये जो जीन है इनको बाहर निकाल लेते हैं, और जीन को बाहर निकाल के फिर हम उसको क्या करते हैं, ये हमारे पास बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है. ठीक है, तो बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर जो है वो छोटे छोटे और भी डीएनए होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, इनको हम कहते हैं प्लाज्मिड. ये आगे आएगी कहानी, लेकिन आपको आइडिया होगा. हम क्या करते हैं, इस प्लाज्मिड को भी बाहर निकालते हैं, इस प्लाज्मिड के अंदर हम अपना इंसुलिन का जीन लगाते हैं और उसको वापस इस बैक्टीरिया में डाल देते हैं. तो बैक्टीरिया हर 20 मिनट के बाद जो है, यानी कि अगर ये एक टेस्ट ट्यूब में हमारे पास मौजूद है, ठीक है, तो हर 20 मिनट के बाद डिवाइड होगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर बैक्टीरिया बन जाएंगे. 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर इसके अंदर काफ़ी सारे बैक्टीरिया बन जाएंगे. तो हम क्या करेंगे, हम इसको इसमें से बैक्टीरिया निकाल के हम टेस्ट कर लेंगे कि इसमें ये जीन मौजूद है, और ये जीन मौजूद है, और उसके बाद ये बैक्टीरिया हमारे इस जीन को इस्तेमाल करते हुए इंसुलिन पैदा कर रहा है. तो अगर वो इंसुलिन बना रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम लार्ज स्केल पे ले जाएंगे, इसको हम एक फ्लास्क में ले जाएंगे. ठीक है, जब फ्लास्क में बहुत सारी इसकी जो है वो तैयार हो जाएगी और कंफर्म होगा कि इसमें भी वो जीन आ रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, पैदा कर रहे हैं, तो फिर हम इसको बड़े टैंक में ले जाएंगे. ये 50,000 लीटर की कैपेसिटी वाला टैंक होगा, और उसके अंदर 50,000 लीटर पानी, खुराक और बैक्टीरिया हम डाल देंगे. ये बैक्टीरिया उसमें ऐड कर देंगे, ये बैक्टीरिया इसके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे, उसको फिर हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके, छोटी छोटी वायल्स होती हैं, आप सब ने मोस्टली घरों में आपने देखा होगा, नानी दादी को लगती हैं, वो हमारे पास इस तरह आ जाती हैं. अगर आप उसके ऊपर गौर से पढ़ें, स्टिकर के ऊपर उसके ऊपर लिखा होता है RDNA. ठीक है, ये जो आर है इसका मतलब है रिकम्बिनेंट डीएनए. रिकम्बिनेंट इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब रिकम्बाइन, दोबारा मिलाया गया. तो दोबारा कहाँ से मिलाया, हमने ह्यूमन इंसुलिन जीन निकाल के बैक्टीरिया के जीन के अंदर मिलाया. तो अब ये जो बैक्टीरिया है ये क्या बन गया, रिकम्बिनेंट डीएनए वाला बैक्टीरिया बन गया. और ऐसे बैक्टीरिया को हम
ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या रिकम्बिनेंट डीएनए वाला जो बैक्टीरिया है उससे हमने ये क्या पैदा की, इंसुलिन प्रोड्यूस की। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब इसका मैंने बार बार इस टॉपिक में इस्तेमाल करना है तो आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी। ओके जी, तो हम इंटरफेरोन्स बनाते हैं, एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं फ्रॉम बैक्टीरिया एंड रिलीज फॉर सेल, और इनको हम ज़हरा भेज देते हैं। नंबर 2, अ लार्ज नंबर ऑफ वैक्सीन्स एंड एंटीबॉडीज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स एंड अदर मेडिसिन हैव आल्सो बीन प्रोड्यूस। वैक्सीन ये जो हमें लगती हैं, ठीक है, बच्चों को लगती हैं 5 साल तक। ये इसकी जो आया था डिजीज़ आई थी उसकी भी वैक्सीन आपने बनवाई थी, वो भी ऐसी थी, वो भी सारी हमने ऐसी बनाई जो मैंने प्रोसीजर बताया। हार्मोन्स है जिससे कद लंबा होता है या हमारी कोई बीमारी है वो खत्म होती है। अदर मेडिसिन हैव आल्सो बीन प्रोड्यूस। नंबर 3, वेरियस एंजाइम्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड फॉर मेडिसिनल एज वेल एज इंडस्ट्रियल यूज। तो बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो हम इसी तरीके से बनाते हैं, जो तरीका मैंने बताया है ना, इसी तरीके से बनाते हैं। और इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, हम इसको इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं या इंसानी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए। नंबर 4, जीन थेरेपी है, ट्रीटमेंट थ्रू जीन्स हैज़ बिकम इम्पोर्टेंट इन रिसेंट ईयर्स। इस्तेमाल नहीं हो रहा, बस अभी वो ट्रायल बेसिस पे है। ये पॉइंट नंबर 5 है, बायोटेक्नोलॉजी आल्सो प्रूव सो मच बेनिफिशियल इन फोरेंसिक मेडिसिन। फोरेंसिक मेडिसिन से मुराद ये होती है कि हम कहीं पे चोरी चुकारी हो गई है, कोई डाका हो गया, कोई कत्ल हो गया, तो उस दौरान जो हम वहाँ से लेते हैं, क्या उसका नाम होता है, एविडेंस इकट्ठे करते हैं, और उन एविडेंस की बेस के ऊपर जो है वो फिर हम बंदे को पकड़ते हैं। यानी कि हमने 50 मुश्तबा बंदे पकड़े हैं, तो अगर हमें वहाँ पे फैमिली के अलावा 2-4 ऐसे बाल मिल गए, या उन्होंने कहीं पे गिलास में पानी पिया तो उस पानी के अंदर कोई उनके मुंह से कोई सेल रह गया, तो उसे एक सेल के डीएनए से उन 50 में से हम वो एक बंदा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो चोरी करने के लिए वहाँ पे मौजूद था। तो ये प्रूफ के तौर पे इस्तेमाल होता है। द स्टडी ऑफ डीएनए हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, तो चोरों को पकड़ने में मदद देते हैं। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से वाक़यात हुए हैं जिनमें पाकिस्तान की एक लैब है, मैंने ये बताया था आपको, ये यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये नहीं ये भी है, ये इसकी मदर है, जिसे आप कहते हैं ना मदर लैब। तो आगे जो हमारे पास लैब है एक्चुअल में वो लाहौर में आई थिंक बाबू साबू इंटरचेंज है, इलाके का नाम है बाबू साबू। तो वहाँ पे ये लैब है, फोरेंसिक लैब, पाकिस्तान की बहुत बड़ी। तो उसने एक वाक़ये में कसूर के एक बहुत बड़े इलाके में डीएनए सैंपल लेके, यानी कि लाखों लोगों में से, हज़ारों लोगों में से मादरत से, तो एक आदमी को पकड़ लिया था कि हाँ ये बंदा था जिसने वो मामला किया। ठीक है, तो इस तरह क्रिमिनल मेडिसिन में इस्तेमाल हो रही है। सो नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। सारा कुछ वही चलना है जो मैंने स्टोरी समझाई है। फर्मेंटेड फूड्स, ठीक है, फर्मेंटेड फूड्स क्या होते हैं कि हम उस फूड के अंदर कोई बैक्टीरिया या फंजाई को ग्रो करते हैं और उससे उसका जायका तब्दील हो जाता है। ठीक है, पिकल्स, अचार, योगर्ट जो है वो दही को कहते हैं। अब आप योगर्ट को देखें तो योगर्ट जो है वो बनता ही किस बुनियाद के ऊपर है? ठीक है, अब देखें ना, अब योगर्ट जो है ये बनता ही दही से है ना, सॉरी, योगर्ट जो है वो बनता ही बैक्टीरिया से है। ठीक है, तो आप दूध लेते हैं, ठीक है, उसमें आप दही, ये दूध है आपका, इसमें आपने थोड़ा सा क्या डाल दिया, योगर्ट डाल दिया, जिसे आप कहते हैं जाग। तो इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन उनमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं, वो जो ज़्यादा उसमें होते हैं वो लैक्टोबैसिलस होता है। ठीक है, लैक्टोज से निकला लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो दूध के अंदर जो है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रोसेस इंतहाई स्लो होता है, सारी रात होता रहता है, जिसकी वजह से सुबह जब आप देखते हैं तो आपका सारा दूध जो है वो एक सॉलिड फॉर्म में होता है। उसकी वजह होती है कि सारी रात आहिस्ता 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 जो दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है वो डिग्रेड होती है, और बिल्कुल उस तरह जैसे आप एग बॉयल करते हैं तो जो एग वाइट होती है बॉयल करने के बाद वो सॉलिड फॉर्म में हो जाती है, इस तरह आपके दूध के अंदर जो है वो जो प्रोटीन होती है वो सॉलिड फॉर्म में हो जाती है। जब वो सॉलिड फॉर्म में हो जाती है तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि दही आपका हार्ड हो जाता है। बट अगर आप जो जाग है वो इस तरह का इस्तेमाल करें कि सुबह जब आप दही को टेस्ट करें तो उसके अंदर एप्पल का फ्लेवर आ रहा हो, उसमें स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर आ रहा हो, तो फिर ये आपकी क्या होगी, बायोटेक्नोलॉजी होगी। ठीक है ना, तो आप ऐसे बैक्टीरिया यूज़ करें जाग के तौर पर दही के साथ, जो उसके अंदर फ्लेवर प्रोड्यूस करें। ठीक है, इसी तरह अचार के साथ माल्टेड फूड है, फॉर एग्जांपल पाउडर्ड मिल्क, मिक्सचर ऑफ बैरली, जो
वीट फ्लोर, गंदम का आटा एंड होल मिल्क, इसको हम मिक्स बना के क्या बनाते हैं, माल्टेड फूड्स बनाते हैं। वेरियस विटामिन एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके हम सारा कुछ बना रहे हैं। नंबर 2, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस इन बेवरेज इंडस्ट्री, वो भी बैक्टीरिया की मरहूने मिन्नत होती है या सॉरी यीस्ट की वजह से बनते हैं। देन बायोटेक्नोलॉजी, पॉइंट नंबर 3 है, बायोटेक्नोलॉजी हैज़ आल्सो रेवोल्यूशनाइज्ड रिसर्च एक्टिविटीज़ इन एरिया ऑफ एग्रीकल्चर। तो उसमें भी रेवोल्यूशनाइज कर दिया रिसर्च एक्टिविटीज़ को एग्रीकल्चर में कैसे किया। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक एनिमल एंड प्लांट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस, कि इसके क्या यूज़ है, ये अलग से आता है, लेकिन आपने इसको लॉन्ग में भी याद करना है। ट्रांसजेनिक, ये मैंने आपसे डिस्कस किया ना यहाँ पर, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म ये वाली, जिसमें जिनके डीएनए के अंदर आप अपनी मर्जी का डीएनए ऐड करते हैं, तो उनको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। उनका जो डीएनए होता है वो रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। सो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म विद मॉडिफाइड जेनेटिक सेटअप, ठीक है, उनके जीन्स में आपने अपनी मर्जी के जीन डाल दिए। प्लांट्स आर बीइंग डेवलप्ड इन विच डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल मोर यील्ड्स एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेज, इंसेक्ट्स एंड हर्बिसाइड्स, ठीक है। तो हम ऐसे पौधे बनाते हैं जिससे हमें ज़्यादा फसल मिलती है, जिससे हमें बीमारियों के खिलाफ रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलती है, स्प्रे नहीं करने पड़ते, और जड़ी बूटियाँ, यानी कि जिस खेत में वो पौधे उगेंगे वहाँ पर जड़ी बूटियाँ नहीं उगेंगी। फिर इस तरह ट्रांसजेनिक एनिमल के मतलब है ट्रांसजेनिक गोट्स, चिकन्स, कॉव्स गिव मोर फूड एंड मिल्क, मैनी एनिमल लाइक माइस, ठीक है, माइस समझते हैं, चूहा या चूहिया, गोट्स, काउज हैव बीन मेड ट्रांसजेनिक टू गेट मेडिसिन थ्रू देयर मिल्क, ब्लड और यूरिन, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करता जाऊँ, पाकिस्तान में इस वक्त इसमें से कोई भी चीज़ नहीं आती, ठीक है। पाकिस्तान में जेनेटिकली मॉडिफाइड एक वर्ड आप खबरों में अक्सर तनाज़ा बना होता है, GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो भाई GMO से रिलेटेड एक बात याद रखें, पाकिस्तान में कोई भी चीज़ नहीं आती। अगर आपने लेके आनी है तो उसके लिए पाकिस्तान की जो एक गवर्नमेंट के लेवल पे एक साइंटिफिक जो है वो इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, जैसे मैं ये इसकी बात हो रही है निपजी की, तो आपको निपजी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि ये जो हम एनिमल या प्लांट से मतलब कोई भी चीज़ पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं तो ये सेफ़ है पाकिस्तानियों के लिए। तो आज तक कोई भी कंपनी ये सर्टिफिकेट नहीं देने को तैयार कि ये सेफ़ है। अगर इसके मतलब कोई हैज़र्ड हुआ तो उसके लिए ज़िम्मेदार कौन होगा, वो कोई भी मुल्क देने को तैयार नहीं है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तानी फिर इस बात को नहीं मानते, वो कहते नहीं जी हम ऐसा रिस्क नहीं लेने को तैयार, इसलिए हम ऐसी प्रोडक्ट नहीं लेके आएंगे। हाँ, पाकिस्तान खुद बना रहा है ऐसी चीज़ें, जब वो ऐसी कोई चीज़ खुद बनाता है तो उसकी सर्टिफिकेशन भी खुद ही देनी होती है, और उसमें चूँकि आपने सारे एक्सपेरिमेंट क्लियर किए होते हैं, गवर्नमेंट को जो लोग बनाते हैं वो उसकी फिर वो तहरीरी ज़मानत दे रहे होते हैं, तो फिर वहाँ पे हो जाता है। तो पाकिस्तान ऐसी चीज़ें किसी ना किसी लेवल पे कुछ ना कुछ इंडक्ट करता है, लेकिन बाहर से हम कोई चीज़ नहीं मंगवाते क्योंकि हमें कोई गारंटी नहीं है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल, प्लांट और एनिमल की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये टॉपिक आ जाता है, इसको आपने देख लेना है। Then is the biotechnology and environment. Biotechnology is also being used for dealing with environmental issues. ये माहौल के मसाइल के साथ जो है वो जो मसाइल हैं हमारे, उनसे भी हमें हेल्प देती है। लाइक पोल्यूशन कंट्रोल, डेवलपमेंट ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, ऐसी चीज़ें बनाना जो कि बार बार इस्तेमाल हो जाए। रजिस्ट्रेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड, जो ज़मीनें बंजर हैं वहाँ पे बैक्टीरिया या एलजी के थ्रू या फंजाई के थ्रू उन ज़मीनों में जो वो केमिकल जो उनको बंजर बना रहे हैं उनको ख़त्म करना। एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, और जानदारों को बचाना। बायोडाइवर्सिटी का मतलब सारे जानदार। तो पॉइंट नंबर 2 है बैक्टीरियल एंजाइम्स आर यूज्ड टू ट्रीट सीवेज वाटर टू प्यूरिफाई। जो आप पटन मनारे के करीब जो सीवेज हमारा है तो उसमें ये क्या एंजाइम्स फेंक दिए जाते हैं, बैक्टीरिया फेंक दिए जाते हैं, वो जो हमारा सीवेज का वाटर है उसको वो सारे को इतना वो डिग्रेड करते हैं, डिग्रेड से मुराद तोड़ देते हैं कि वो पानी बिल्कुल साफ़ हो जाता है और फिर उसको आप खेतों में लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक प्रोसीजर है। माइक्रोब्स नंबर 3 आर बीइंग डेवलप्ड टू बी यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर एंड बायोसेंसर्स। कहता है कि माइक्रोब जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको आप बायोपेस्टिसाइड के तौर पर, मतलब ऐसी स्प्रे जिसमें आप बैक्टीरिया का स्प्रे करेंगे और वहाँ पे मौजूद जो सुंडियाँ हैं, जो कीड़े हैं, उनको वो इन्फेक्शन कर देगा और उससे वो खुद ब खुद मर जाएंगे, ठीक है। बायो फर्टिलाइज़र है, खाद है, बायो सेंसर है। इसका मतलब होता है कि ऐसे पौधे होते हैं जो अगर किसी एरिया में से गायब हो जाए तो हम कहते हैं कि ये वाली पोल्यूशन यहाँ पे होने लगी, तो उसका मतलब बायो सेंसर है। फिर ये पॉइंट नंबर 4 है
सच ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो यूज फॉर द रिकवरी ऑफ मेटल्स। कुछ बैक्टीरिया हम उनको इस्तेमाल करते हैं कि जो पानी में से हमें सोना निकाल के देते हैं, पानी में से हमें चांदी, सिल्वर, यूरेनियम ऐसी चीज़ें निकाल के देते हैं। क्लीनिंग ऑफ स्पिल्ड ऑयल, अगर किसी कोई मतलब किसी मुल्क के जो समंदर है उसमें अगर कोई बहरी जहाज़ जो पेट्रोल लेके आ रहा है, क्रूड ऑयल लेके आ रहा है, अगर वो टूट जाता है तो फिर ऐसे सूरत हाल में वो जो सारे का सारा ऑयल होता है वो बीच पे आ जाता है, साहिल समंदर पे आ जाता है। तो फिर जाहिर है फिर अब उसको कैसे, वो तो रिमूव भी नहीं हो सकता, वो ब्लैक कलर का लिक्विड होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया का स्प्रे कर देते हैं और उसके बाद उस ऑयल को छोड़ देते हैं। 2-3 महीने के अंदर वो बैक्टीरिया जो सारे के सारे ऑयल को खा जाता है और वहाँ पे फिर जब आप जाते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पे तो कभी कुछ था ही नहीं। तो इतने पावरफुल जो हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो इस तरह इनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।